डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 37। ये सुनकर भी उस लड़की के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आए। उसने बिना कुछ कहे कॉल कट कर दिया और फोन को पैसेंजर शीट पर फेंककर एक नज़र समुद्र को देख अपनी कार में बैठ वहां से निकल गई। कुछ देर बाद उसकी कार एक बड़ी सी बिल्डिंग जो आसमान की ऊंचाइयों को छू रही थी उसके सामने आकर रुकी। वो कार से बाहर आए। उसने अपनी आंखों पर ब्लैक गॉगल्स चढ़ाए हुए थे। उसने एक नज़र चारों तरफ देखा और फिर सीधा अंदर की तरफ बढ़ गई। वो बिल्डिंग 40th फ्लोर थी। सबसे ऊपर के फ्लोर पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर बड़े अक्षरों में एंटरप्राइजेज नाम लिखा था। वो लड़की अंदर आए और सीधा लिफ्ट में चली गई। पूरी बिल्डिंग में एकदम से शांति छाई हुई थी। अब तक सारे एम्प्लॉय अपने घर जा चुके थे, बस कुछ ओवर टाइम करने वाले एम्प्लॉय वहां पर रुके हुए थे। वो लड़की लिफ्ट से बाहर आए और कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गई। वो कॉन्फ्रेंस रूम में आई। चारों तरफ एकदम शांति पसरी हुई थी। उस लड़की को देखते ही सारे एम्प्लॉय खड़े हो गए और अपना सर झुका उसे ग्रिट किया। एक लड़के को छोड़कर सारे एम्प्लॉय खड़े थे। उस लड़की की नज़रें उस लड़के पर टिकी हुई थी और वो लड़का भी उस लड़की को देख रहा था। वो लड़का बिना किसी भाव के बोला, आरवी कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है ना ऐसी हालत में। तभी वो लड़की जो आरवी थी वो बीच में बोली, कियान ये ऑफिस है और यहाँ ऑफिस से रिलेटेड बातें करे तो अच्छा होगा। मिस्टर सहगवाल आ चुके हैं तो फिर कहाँ है वो? मेरी आंखें कमजोर है या फिर वो मिस्टर इंडिया है? बोलते हुए उसने एक एम्प्लॉय की तरफ देखा जो उसकी बात सुनकर कांप रहा था। वो एम्प्लॉय वही था जिसने आरवी को कॉल करके यहाँ बुलाया था। वो कांपती हुई आवाज में बोला, मैम वो वेटिंग एरिया में है। आप नहीं आए इसलिए वो वेटिंग एरिया में चले गए हैं। बोलते हुए उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। कियान ने एक नज़र कांपते हुए एम्प्लॉय को देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, आरवी रिलैक्स, मैंने पियोन को बोल दिया है मिस्टर सहगवाल को बुलाने के लिए। वो आते ही होंगे। ये सुनते ही आरवी ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कियान को देखा और फिर बिना कुछ बोले अपनी हेड वाली चेयर पर जाकर बैठ गई। तभी मिस्टर सहगवाल और उनका असिस्टेंट जल्दबाजी में कॉन्फ्रेंस रूम में आए और आरवी की तरफ देखकर बोले, आई एम सो सॉरी मिस आरवी, मुझे पता नहीं था कि आप आ गई है, वरना मैं पहले ही आ जाता। आरवी बिना किसी एक्सप्रेशन के मिस्टर सहगवाल को देखकर बोली, काम की बात करे, अपनी प्रेजेंटेशन दीजिए। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है जो आपकी बात सुन सकूं, और भी काम है मुझे। ये सुनते ही मिस्टर सहगवाल एकदम से चुप हो गए। उन्होंने धीरे से अपना सर हिला दिया और अपने असिस्टेंट को प्रोजेक्टर पर अपनी प्रेजेंटेशन देने को कहा। असिस्टेंट ने धीरे से अपना सर हिला दिया। पूरे रूम की लाइट्स ऑफ हो गई और सामने प्रोजेक्टर की लाइट्स ऑन थी जिस पर कुछ फोटो शो हो रही थी। वे सारी फोटो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की थी। एआर कंपनी वर्ल्ड ब्यूटी कॉस्मेटिक कंपनी थी जिसके प्रोडक्ट इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस थे। 5 महीने पहले शुरू की गई ये कंपनी लगातार सक्सेस की ऊंचाइयों को छू रही थी। एआर कंपनी के साथ नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल कंपनियां भी काम करना चाहती थी। मिस्टर सहगवाल की कंपनी भी कॉस्मेटिक एंड ड्रेस डिज़ाइन की कंपनी की थी। मिस्टर सहगवाल की कई रिक्वेस्ट सुनने के बाद आरवी उनकी कंपनी के साथ काम करने के लिए रेडी हुई थी, पर पहले वो उनकी प्रेजेंटेशन देखना चाहती थी। असिस्टेंट प्रेजेंटेशन समझा रहा था। आरवी गौर से प्रेजेंटेशन देख रही थी, तभी अचानक उसे कुछ अजीब सा फील हुआ। उसने एकदम से अपने मुंह पर हाथ रख लिया और जल्दी से खड़ी होकर बाहर की तरफ भाग गई। आरवी के अचानक ऐसे बाहर चले जाने से सब हैरान रह गए थे। कियान ने सबकी तरफ देखा और बिना किसी भाव के बोला, मीटिंग ओवर। मिस्टर सहगवाल प्लीज आप कल सुबह आ जाना, अभी आप जा सकते हैं। बोलकर वो भी तेजी से बाहर निकल गया। वो बाहर आया तभी उसे आरवी की दबी हुई सी आवाज़ सुनाई दी जो वॉशरूम से आ रही थी। कियान ने अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ा दिए। उसने वॉशरूम के अंदर आकर सामने देखा, सामने आरवी वॉशबेसिन में अपना सर झुकाए जोर से वोमिटिंग कर रही थी। कियान जल्दी से आरवी के पास आया और अपने एक हाथ से उसकी पीठ रब करते हुए बोला, आई यू ओके? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम शाम को घर पर रहा करो, पर तुम्हें तो किसी से बात सुननी ही नहीं है। अपना नहीं तो कम से कम हमारे बच्चे के बारे में तो सोचो। जब तक वो इस दुनिया में नहीं आ जाता तब तक उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। तुम्हें ये एक बात समझ नहीं आती है क्या? बोलते हुए उसके फेस पर फिक्र और गुस्सा दोनों नजर आ रहे थे।
आरवी ने कुछ देर वोमिटिंग की और फिर अपना फेस वॉश कर कियान की तरफ देखा जो खुद उसे ही देख रही थी। आरवी धीरे से बोली, तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। यहाँ ये मुझे ढंग से नहीं खाना खाने दे रहा है और नहीं ढंग से काम करने दे रहा है और ऊपर से तुम भी मुझे ही डांट रहे हो। बोलते हुए उसने अपना एक हाथ अपने पेट पर रख लिया। वोमिटिंग करने की वजह से आरवी का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। उसके चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी। कियान ने कुछ पल आरवी को देखा और फिर वो धीरे से बोला, आरवी मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ। इस कंडीशन में तुम्हारा इतना काम करना अच्छा नहीं है। एक बार ये बेबी इस दुनिया में आ जाए उसके बाद तुम्हें जितना काम करना हो कर लेना, बट अभी नहीं। ये बिजनेस कहीं भागा नहीं जा रहा है जो तुम इसके पीछे इतनी लगी हुई हो। बोलते हुए उसने आरवी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया। इन 5 महीनों में आरवी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका बिहेवियर, नेचर, मासूमियत सब कुछ बदल चुका था। उसके इमोशन कियान के अलावा किसी और के सामने शो नहीं होते थे और उसकी प्रेगनेंसी का भी कियान के अलावा किसी को नहीं पता था। अभी उसकी प्रेगनेंसी को 5 मंथ्स चल रहा था। उसका बेबी बम्प हल्का दिखाई देता था पर आरवी लूज कपड़े पहनती थी जिस वजह वो किसी को नहीं दिखता था। टाइट कपड़े पहनने पर ही उसका बेबी बम्प दिखाई देता था। आरवी कुछ पल रुककर बोली, कियान मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं हमारे बच्चे को एक हैप्पी लाइफ देना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने और काम कर सकती हूँ। उन 2 महीनों में जो मेरा है वो मुझे वापस हासिल करना है और उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगी। उन लोगों से अपना सब कुछ लेने के लिए मुझे और सक्सेस चाहिए और वो सक्सेस मेहनत से हासिल होगी। बोलते हुए उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। कियान धीरे से बोला, ओके तुम मेरी बात तो वैसे भी मानने वाली हो नहीं। अभी के लिए घर चलो, वरना तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी और उसके बाद फिर से हॉस्पिटल इंजेक्शन। उसने इतना ही बोला था। तभी आरवी बीच में बोली, ओके मैं समझ गई। ये सुनते ही कियान एकदम से चुप हो गया। वो मुस्कुराया और हल्का सा नीचे झुक आरवी को अपनी गोद में उठा लिया। आरवी ने भी उसके गले में अपनी बाहें डाल दी और उसके कंधे पर सर टिका अपनी आंखें बंद कर ली। पूरे दिन की भागदौड़ और उसके बाद अभी वोमिटिंग करने के बाद वो पूरी तरह थक चुकी थी। कियान आरवी को लेकर पार्किंग एरिया में आया और उसे कार की बैक सीट पर बैठा खुद भी उसके पास बैठ गया। उन दोनों के बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी और उनकी कार वहां से निकल गई। आरवी और कियान की कार के पीछे 4 से 5 कार और चल रही थी जो उनके बॉडीगार्ड की कार थी। इन महीनों में कियान आरवी का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था। उसने आरवी का हर कदम पर साथ दिया था। उसकी प्रेगनेंसी से लेकर बिजनेस हर चीज का उसने अच्छे से ख्याल रखा था। दूसरी तरफ बेंगलुरु रात 8 बजे। बेंगलुरु के सबसे बड़े और फेमस बार में इस वक्त बहुत जोरों से पार्टी का माहौल बना हुआ था। लाउड म्यूजिक की आवाज़ बाहर तक आ रही थी और साथ में लड़के और लड़कियों के चिल्लाने की भी। उस आवाज़ को सुनकर ही पता चल रहा था कि अंदर पार्टी के माहौल को सब बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। वहीं अंदर स्टेज पर कई लड़के और लड़कियां साथ में डांस कर रहे थे। ऑलमोस्ट लड़कियों ने शॉर्ट ड्रेस पहनी थी और वे सब अपने पार्टनर के साथ अच्छे से एंजॉय करते हुए कपल डांस कर रही थी। कई बिजनेसमैन नीचे खड़े आपस में बातें कर रहे थे तो कुछ स्टेज पर डांस करते लड़के लड़कियों को देख रहे थे। ऑलमोस्ट सबके हाथों में महंगी वाइन के ग्लास थे। इधर बार काउंटर पर बैठा एक लड़का जिसकी आंखें लाल हो रखी थी, वो अपने हाथ में पकड़े वाइन के ग्लास से वाइन का शिप लेते हुए अपने सामने बैठे 2 लोगों को देख रहा था। उस लड़के के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो बिना किसी भाव के अपने सामने बैठे आदमियों से बोला, अगर तुम दोनों को मेरी सारी कंडीशन मंजूर है तो फिर तुम दोनों हमारे साथ काम कर सकते हो, लेकिन आपको धोखा देने की सोचना भी मत, वरना रिजल्ट आपको पता ही है। आपको धोखा देने के बाद माफ़ी मांगने के लिए कोई आदमी मरकर जिंदा नहीं हुआ है आज तक। धोखे के बदले मौत और वफादारी के बदले पैसा, जो अच्छा लगे चूज कर सकते हो। बोलते हुए उसकी आवाज़ बेहद ठंडी थी। वही उसके सामने बैठे आदमी, जिनमें से एक आदमी ने ब्लैक 3 पीस सूट पहना था और एक कान में डायमंड की इयररिंग पहनी थी, उसने अपने पास बैठे आदमी को देखा जो खुद उसे ही देख रहा था। उस आदमी ने इशारे से दूसरे आदमी से कुछ पूछा। दूसरे आदमी ने उसकी बात समझकर धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। अपने पार्टनर की हाँ सुनते ही पहले आदमी ने सामने बैठे लड़के की तरफ देखा और धीरे से बोला, यस मिस्टर। उसने इतना ही बोला था तभी उस लड़के का बार काउंटर पर रखा फ़ोन रिंग किया, जिसकी आवाज़ सुनकर वो आदमी बोलते हुए रुक गया। उस लड़के की नज़रें भी फ़ोन की तरफ चली गई जिसमें जान नाम शो हो रहा था। फ्लैश हो रहे नाम को देखते ही उस लड़के ने आदमी की तरफ देखा और उसे चुप रहने का इशारा कर तुरंत कॉल पिक कर लिया।
उसके कॉल पिक करते ही दूसरी तरफ से किसी लड़की की मीठी सी आवाज आए, आर्या तुम कहाँ हो? इतनी रात हो गई है और तुम अभी तक घर नहीं आए हो। तुम मुझे ऐसी हालत में अकेला कैसे छोड़ सकते हो? मुझे यहाँ इस भूत बंगले में डर लग रहा है। अगर तुम 10 मिनट में यहाँ नहीं आए ना तो मैं वालिया मेंशन में अर्चना माँ के पास चली जाऊंगी, फिर रहना अकेले। बोलते हुए उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। दूसरी तरफ की बात सुनकर उस लड़के ने फोन को आंखों के सामने कर घुरकर उसे देखा और फिर वापस फोन को कान पर लगाकर सॉफ्ट आवाज में बोला, जान रिलैक्स, मैं किसी इम्पोर्टेंट काम से बाहर आया हुआ हूँ। आधा घंटा लग जाएगा मुझे। तब तक तुम एक काम करो, किचन में जाओ और फ्रिज में तुम्हारे लिए आइसक्रीम रखी हुई है, उसे जाकर फिनिश करो, तब तक मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। बोलते हुए उसकी आवाज काफी सॉफ्ट थी। वही उसके सामने बैठे दोनों आदमी हैरानी से उसे देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने बैठा लड़का किसी से इतने प्यार से बात भी कर सकता है। उनकी हैरानी से आंखें बाहर आने को हो गई थी। इधर दूसरी तरफ एक लड़की जिसने अपने कान पर फोन लगाया हुआ था, उसका एक हाथ अपने बड़े से बेबी बम्प पर था। वो ऑन कॉल बोली, आर्या तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, मुझे अकेले छोड़कर अपने काम के लिए चले जाते हो। तुम्हें हमेशा इम्पोर्टेंट काम ही रहता है। यू नो वॉट, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। बहुत बुरे हो तुम, आई हेट यू। बोलकर उसने गुस्से से कॉल कट कर दिया। वो गुस्से से सीढ़ियां उतरते हुए खुद से बोल रही थी, बेबी आपके डैड बहुत बुरे हैं। वो आपको और मम्मा को फिर से अकेला छोड़कर अपने काम के लिए चले गए हैं। बोलते हुए वो गुस्से से सीढ़ियां उतर रही थी। तभी अचानक उसका पैर हल्का सा लड़खड़ाया और उसका एकदम से बैलेंस बिगड़ने लगा और दूसरे ही पल उसकी एक जोर की चीख पूरे विला में गूंज गई। एपिसोड 38। वो गुस्से से सीढ़ियां उतरते हुए खुद से बोल रही थी, बेबी आपके डैड बहुत बुरे हैं। वो आपको और मम्मा को फिर से अकेला छोड़कर अपने काम के लिए चले गए हैं। बोलते हुए वो गुस्से से सीढ़ियां उतर रही थी। तभी अचानक उसका पैर हल्का सा लड़खड़ाया और उसका एकदम से बैलेंस बिगड़ने लगा और दूसरे ही पल उसकी एक जोर की चीख पूरे विला में गूंज गई। वो लड़की अपनी आंखें कस के बंद किए अपना पेट पकड़े खड़ी थी। उसके सामने अशक खड़ा उसे पकड़े हुए था। वो लड़की जो अंशी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका पैर स्टेयर से फिसला था पर वो नीचे गिरती उससे पहले ही यश वहां आ गया और उसने उसे पकड़ नीचे गिरने से बचा लिया। अंशी अभी भी पूरा कांप रही थी। उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी। ओपन योर आइज अंशी, कुछ नहीं हुआ है, रिलैक्स, सब ठीक है। अंशी को इतना कांपता देख अश ने कहा। अश की आवाज सुनकर अंशी एकदम से चौंक गई। उसने झट से आंखें खोल सामने देखा, जहां अश उसे पकड़ा खड़ा बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे ही देख रहा था। अंशी के होंठ कांप रहे थे। वो धीरे से बोली, भाई। इतना बोल वो एकदम से अश के सीने से लग गई। अश जो स्टेयर पर ही खड़ा था, अचानक अंशी के हक करने से उसके कदम हल्के लड़खड़ा गए पर जल्द ही उसने रेलिंग पकड़ खुद को संभाल लिया। अश ने अपना एक हाथ अंशी की पीठ पर रखा और वो हल्के हाथों से उसकी पीठ से हिलाने लगा था। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद अंशी का कांपना थोड़ा कम हो गया था। वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थी। अंशी अश से अलग हुई और अपने आंसू साफ करते हुए बोली, सॉरी भाई, वो मैं। तभी अश बीच में बोला, इस ओके, कुछ नहीं हुआ है, तुम और बेबीज बिल्कुल ठीक है। अगर तुम्हें कहीं पेन हो रहा था तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। बोलते हुए वो अंशी का हाथ पकड़ उसे धीरे धीरे अपने साथ नीचे ला रहा था। अंशी के पेट में ट्विंस बेबी थे, जिस वजह से उसे चलने में काफी प्रॉब्लम होती थी। उसके मूड स्विंग्स भी काफी हैवी रहते थे। बात बात पर गुस्सा करना, कभी रोना, मिडनाइट क्रविंग, इन सबसे अंशी भी काफी परेशान हो चुकी थी पर अभी उसे ये परेशानी फॉर मंथ्स और झेलनी थी। आशा अंशी को लेकर लिविंग हॉल में आया और उसे आराम से सोफे पर बैठाकर वो धीरे से बोला, अब बोलो, इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा था तुम्हें? आई नो, जरूर आर्यंश ने ही कुछ किया होगा। उसने क्या किया है ये जानना है मुझे। बोलते हुए उसकी नजरें अंशी के चेहरे पर टिकी हुई थी। अंशी ने सर उठा आशा को देखा और बोली, भाई आर्या बहुत बुरा है। वो मुझे इतनी रात को अकेला छोड़कर चला गया है। उसे मुझसे कोई मतलब नहीं है। वो एक नंबर का सेल्फिश इंसान है। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है और वो भी इतना कि मैं उसकी झाड़ू से पिटाई करूं। अभी उसने इतना ही बोला था तभी मैन एंट्रेस से किसी की आवाज आई, मुझे मारने की सोचना भी मत जान। तुम्हारे सारे मूड स्विंगर्स बर्दाश्त कर सकता हूं पर कोई मुझ पर हाथ उठाए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये सुनते ही अंशी बोलते हुए एकदम से चुप हो गई। उसने झट से मैन एंट्रेस की तरफ देखा जहां आर्यंश अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डाले डोर से टिककर खड़ा बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे ही देख रहा था। अंशी धीरे से बोली, आर्या तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुमने तो बोला था कि
तभी आर्यंश अंशी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बीच में बोला, मैंने क्या बोला था और क्या नहीं, ये कोई मैटर नहीं करता है जान। तुम मुझे अपने पास चाहती थी, सी मैं आ गया। बोलते हुए वो अंशी के सामने आकर खड़ा हो गया। अब अंशी ने कुछ नहीं कहा। आर्यंश ने अश की तरफ देखा और बोला, भाई आप यहाँ सब ठीक है ना? बोलते हुए उसकी नज़रें एक बार फिर अंशी की तरफ चली गई। आर्यंश का सवाल सुनकर अंशी का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। उसकी पकड़ अपने शूट पर कस गई। वो आर्यंश से डर रही थी। अभी कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ वो उसकी खुद की लापरवाही की वजह से हुआ था, और अगर आर्यंश को पता चला कि अंशी की लापरवाही की वजह से उसके बच्चों पर बात बनाई थी तो फिर उसका गुस्सा अंशी से नहीं झेला जाता। आर्यंश अंशी का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखता था। उसे अपने बच्चों का इस दुनिया में आने का बेसब्री से इंतजार था। 5 महीने पहले उस वन स्टैंड के बाद अंशी प्रेग्नेंट हो गई थी, और जब आर्यंश को उसकी प्रेगनेंसी का पता चला तो उसने अंशी से शादी कर ली थी और वो उसे अपने साथ यहाँ बेंगलुरु ले आया था। आरवी के जाने के बाद अश पहले ही बेंगलुरु रहने लगा था और फिर अंशी और आर्यंश भी यहाँ आ गए थे। आर्यंश और अंशी की शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी। जब तक आर्यंश के बच्चे इस दुनिया में नहीं आ जाते तब तक उनकी शादी रहेगी, और अंशी की डिलीवरी के बाद अंशी जहाँ जाना चाहे वो वहाँ जा सकती थी। अंशी ने इस कंडीशन को मानने के साफ मना कर दिया था, पर आर्यंश ने गन पॉइंट पर अंशी से कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवाए थे। शुरुआत के 2 महीनों में अंशी और आर्यंश के बीच कुछ भी नॉर्मल नहीं था, पर धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे वे दोनों नॉर्मल कपल की तरह रहने लगे थे। इन 5 महीनों में अंशी के दिल में आर्यंश के लिए फीलिंग आ गई थी और आर्यंश को भी अंशी के साथ अट्रैक्शन फील होता था। अब ये अट्रैक्शन था या फिर कुछ और, ये वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। इन महीनों में बहुत कुछ बदल चुका था। अश पहले से भी ज्यादा क्रूअल हो चुका था। उसका बस एक ही इंटेंशन था, आरवी को ढूंढना और उससे अपने पुराने जख्मों का बदला लेना, पर उसे आरवी कहीं नहीं मिली थी। आरवी अपना सारा काम के नाम से करती थी। उसकी कंपनी का नाम भी इसी नाम से था। वो आज तक सोशल मीडिया, मैगजीन या टीवी न्यूज चैनल कहीं पर भी नजर नहीं आई थी। आरवी के बारे में किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ और कैसी है। आरवी के जाने के बाद अर्चना जी ने अश से बात नहीं की थी। वो कहीं ना कहीं आरवी के जाने की वजह अश को मानती थी। अर्चना जी के बात नहीं करने की वजह से अश की नफरत आरवी के लिए और बढ़ चुकी थी। अश सिर्फ सॉफ्ट अंशी के लिए था। वो उसे अपनी छोटी बहन मानता था। उसे अंशी में अपनी बहन आयु नजर आती थी। एपिसोड 39। आरवी के जाने के बाद अर्चना जी ने अश से बात नहीं की थी। वो कहीं ना कहीं आरवी के जाने की वजह अश को मानती थी। अर्चना जी के बात नहीं करने की वजह से अश की नफरत आरवी के लिए और बढ़ चुकी थी। अश सिर्फ सॉफ्ट अंशी के लिए था। वो उसे अपनी छोटी बहन मानता था। उसे अंशी में अपनी बहन आयु नजर आती थी। अंशी का पीला पड़ा चेहरा देखकर आर्यंश को शक होने लगा था। उसने एक बार फिर अश को देखा, जिसकी नजरें अंशी को देख रही थी। अंशी ने अश की तरफ देखा और धीरे से अपना सरना में हिला दिया। उसकी आंखों में फिर से आंसू भर आए थे। अंशी ने शुरुआत में आर्यंश का गुस्सा देखा था और वो अभी फिर से उसका गुस्सा नहीं देखना चाहती थी। भाई मैंने कुछ पूछा है, यहाँ कुछ हुआ था? अश को कुछ नहीं बोलता देख आर्यंश ने फिर से पूछा। अश ने हल्का सा सर टेढ़ा कर आर्यंश को देखा और बिना किसी के भाव के बोला, कुछ नहीं हुआ है यहाँ, लेकिन अगर तुम इसी तरह अंशी का ध्यान रखते रहे तो बहुत कुछ हो सकता है। अंशी का ध्यान रखो, काम बाद में देख लेना। अगर तुमसे इसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है तो इसे मॉम के। इतना बोल वो एकदम से चुप हो गया। अर्चना जी ने अश से बात नहीं की थी तो अश ने भी उनसे बात नहीं की थी। इनफैक्ट वो अर्चना जी का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेता था। अश के बीच में रुक जाने से आर्यंश और अंशी दोनों उसे देखने लगे थे। वे दोनों चाहते थे अश अर्चना जी का नाम ले। अश ने एक नज़र आर्यंश को देखा और फिर बिना कुछ बोले अपने रूम की तरफ बढ़ गया। आर्यंश और अंशी बस उसे जाते देखते रह गए। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अश ऐसे बिना अपनी बात पूरी किए चला जाएगा। आर्यंश ने गहरी सांस लेकर अंशी की तरफ देखा जो अश के रूम को देख रही थी। आर्यंश अंशी के पास आया और हल्का सा नीचे झुक उसे अपनी गोद में उठा लिया। अंशी एकदम से हैरान रह गई। उसने झट से अपनी बाहें आर्यंश के गले में डाल दी। वो हैरानी से बोली, आर्या क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, मैं चल सकती हूँ। बोलते हुए उसने अपना एक हाथ पेट पर रख लिया। आर्यंश किचन की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, आई नो जान तुम चल सकती हो, बट अभी मेरा मूड अपनी वाइफ को गोद में उठाकर चलने का कर रहा है और जो मेरा मन करता है वो मैं करता हूँ, इतना तो तुम जान ही गई होगी मुझे। बोलते हुए उसने सर नीचे कर अंशी को देखा जो उसे ही देख रही थी।
अंशी धीरे से बोली, कॉन्ट्रैक्ट वाइफ। ये सुनते ही अर्यांश के चलते कदम रुक गए। उसकी नजरें एकदम से अंशी पर गई जो उसे ही देख रही थी। अर्यांश बिना किसी भाव के बोला, कॉन्ट्रैक्ट वाइफ हो या और कुछ ये मैटर नहीं करता, तुम प्रेजेंट में मेरी वाइफ हो, फ्यूचर का मुझे नहीं पता। अंशी धीरे से बोली, क्या सच में बेबीज के आने के बाद तुम मुझे? इतना बोल वो चुप हो गई। उसकी आंख से एक कतरा आंसू का बह आंखों के किनारों से होते हुए नीचे गिर गया। ये सुनते ही अर्यांश ने कुछ पल अंशी को देखा और फिर बिना कुछ बोले उसने अपने कदम किचन की तरफ बढ़ा दिए। वो किचन में आया और अंशी को स्लैब पर बैठा खुद फ्रिज से आइसक्रीम लेने चला गया। अंशी को आइसक्रीम की क्रेविंग होती थी। वो पिछले 1 महीने से रात को आइसक्रीम खा रही थी। अंशी की नजरें आर्यंश पर टिकी हुई थी। वो एकटक उसे ही देख रही थी। तभी आर्यंश उसके पास आया और वो आइसक्रीम के टब से उसका रैपर हटा अंशी को आइसक्रीम खिलाने लगा, पर अंशी ने अपना मुंह नहीं खोला। आर्यंश ने स्पून को अंशी के होंठों के पास लगाया हुआ था। अंशी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, मुझे नहीं खानी आइसक्रीम। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आर्यंश को नहीं देख रही थी, पर आर्यंश उसे देख रहा था। उसे अंशी के आंसू के दिखाई दे रहे थे। ये सुनते ही आर्यंश ने अपने एक हाथ की मुट्ठी कस के बंद कर ली। अंशी का आइसक्रीम के लिए मना करना और उसके आंसू उसे गुस्सा दिला रहे थे। आर्यंश ने अपनी आंखें बंद कर 1-2 गहरी सांसें ली खुद के गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। उसे पता था कि अभी उसे अपना गुस्सा कंट्रोल करना पड़ेगा। वो अंशी को इस हालत में कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। अंशी के मूड स्विंग्स हो रहे थे जिस वजह से वो ऐसा बिहेव कर रही थी। अभी उसका रोने का मन कर रहा था, इसलिए उसके आंसू अपने आप बह रहे थे। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि वो किस बात पर रो रही है, बस उसे इतना पता था उसे रोना आ रहा है, फिर चाहे वजह हो या ना हो। कुछ पल बाद आर्यंश ने अपनी आंखें खोली और स्पून को साइड में रख उसने अंशी का चेहरा अपनी तरफ किया। अंशी सर झुकाए सिसक रही थी। आर्यंश ने अंशी की चीन पर अपनी फिंगर रख उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरते हुए बोला, जान क्या हुआ? रो क्यों रही हो? अगर तुम इस बात के लिए रो रही हो कि फ्यूचर में मैं तुम्हें खुद से और हमारे बेबी से अलग कर दूंगा तो तुम गलत सोच रही हो। आई नो हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कपल नहीं है। हमारी शादी नहीं हुई है। हमारी शादी सारी रीति रिवाजों के साथ हुई है, राइट? उस शादी को कोई पेपर्स नहीं तोड़ सकते हैं। तुम मेरी वाइफ हो और मेरे बच्चों की माँ, इस बात को कोई नहीं झूठला सकता है। बोलकर उसने धीरे से अंशी के फहद पर किस किया और वापस से उसे देखने लगा। अंशी ने सर उठा अर्यांश को देखा और रोते हुए बोली, तुम मुझे खुद से अलग नहीं करोगे ना? आर्यंश ने धीरे से अपना सरना में हिला दिया। अंशी एकदम से अर्यांश के सीने से लग गई और धीरे से बोली, आई डोंट नो क्या है, बट अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। ये सुनते ही अर्यांश के होंठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। उसने भी अंशी को हक कर लिया। उसकी आंखें सुकून से बंद हो गई। इधर अर्श अपने रूम में आया और वो गुस्से से अपने रूम का डोर बंद कर बालकनी में चला गया। वो रेलिंग के पास खड़ा बाहर देख रहा था। उसकी नजरें बाहर पसरे गहरे अंधेरे को देख रही थी। उसकी पकड़ रेलिंग पर कसती जा रही थी। अर्श ने अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें बंद होते ही उसकी आंखों के सामने आरवी का हंसता हुआ चेहरा आने लगा। उसने झट से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें पहले की बजाय और ज्यादा डार्क हो रखी थी। अर्श ने एकदम से अपने हाथ का पंच बना साइड वॉल पर दे मारा। उसके हाथ से खून बहने लगा और कुछ खून वॉल पर भी लग चुका था, पर अर्श को अपने दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका गुस्सा, नफरत उसके दर्द से कहीं ज्यादा आगे थी। कब तक छुपती रहोगी? कभी ना कभी तो नजरों के सामने आओगी ही लिटिल गर्ल। उस दिन सारे हिसाब पूरे कर लूंगा। मुझसे दूर जाकर अच्छा नहीं किया तुमने। आई प्रॉमिस, मुझसे दूर जाने के डिसीजन पर हमेशा रिग्रेट होगा तुम्हें। बोलते हुए वो लाल आंखों से सामने पसरे अंधेरे को देख रहा था। दूसरी तरफ आरवी अपने रूम की बालकनी में खड़ी बिना किसी एक्सप्रेशन के आसमान के चांद को देख रही थी। वो बिना किसी भाव के बोली, कभी नहीं। मुझे तुमसे दूर जाने के डिसीजन पर कभी रिग्रेट नहीं होगा। बहुत दिन हो गए हाइड एंड सेक का गेम खेलते हुए, अब वक्त आ गया है सबके सामने आने का। जो अपना है उसे तुम सबसे छीनने का। आ रही है आरवी राठौर तुम सबकी जिंदगी में तूफान मचाने। बोलते हुए उसके होंठों पर डेंजर स्माइल आ गई। आरवी के बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने ब्लैक कलर की नाइटी पहनी थी जो काफी लूज थी। उसके ऊपर उसने नेट का लॉन्ग सर्ट पहना था जो हवा में उड़ रहा था। उसके होंठों पर छाई डेंजर स्माइल जो उसे किल लुक दे रही थी। तभी अचानक आरवी का फोन रिंग किया, जिसकी आवाज सुनकर आरवी ने सर घुमा अंदर रूम में देखा जहां बेड पर पड़ा उसका फोन रिंग कर रहा था।
आरवी के होंठों की स्माइल और गहरी हो गई। उसने अपने कदम रूम की तरफ बढ़ा दिए। वो रूम में आए और अपना उठा उस पर फ्लैश हो रहे नाम को देखने लगी। फ्लैश हो रहे नाम को देखते ही आरवी ने तुरंत कॉल उठा कान पर लगा लिया। तभी दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज आई, मैम 2 दिन बाद राठौर फैमिली में पार्टी है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर पार्टी। उस पार्टी के बाद राठौर फैमिली अपना बिजनेस घर सब कुछ टिया के नाम करने वाली है। उन्होंने झूठे दस्तावेज बनाकर ये साबित कर दिया है कि आपकी मॉम ने साफ लिखा है कि अगर उनकी बेटी को कुछ होता है तो उसके बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी उनके पति की दूसरी संतान के नाम हो जाएगी। इन डॉक्यूमेंट के बेस पर वो सारी प्रॉपर्टी टिया के नाम करने वाले हैं। आरवी बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, जब मेरी मोम की सगी बेटी यानी मैं जिंदा हूं तो मेरी प्रॉपर्टी उस टिया के नाम कैसे हो सकती है? मैं भी देखती हूँ मेरी प्रॉपर्टी को वो कैसे उस टिया के नाम करते हैं। पार्टी उनकी होगी और उसमें एंजॉयमेंट मेरा होगा। बोलकर वो जोर से हंसने लगी। इस वक्त उसकी हंसी बेहद नेगेटिव वाइब दे रही थी जिसे सुन एक पल के लिए फोन की दूसरी तरफ वाला आदमी भी कांप गया। आरवी ने कुछ पल हंसने के बाद कहा, सब कुछ रेडी रखना, 2 दिन बाद सबके सामने आएगी। बोलकर उसने बिना दूसरी तरफ की बात सुने कॉल कट कर दिया। आरवी ने अपना फोन वापस बेड पर फेंक दिया और सामने लगे मिरर में खुद को देखने लगी। उसकी नज़रें अपने चेहरे से होते हुए धीरे धीरे नीचे जाने लगी और लास्ट में उसकी नज़रें अपने पेट पर आकर ठहर गई। आरवी ने धीरे से अपना हाथ उठा अपने पेट पर रख लिया और बोली, बेबी आप मेरी ताकत हो। आपकी वजह से मैंने खुद को संभाला है और इस बार मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी और नहीं अशवालिया को आपको मुझसे छीनने दूंगी। आई नो अशवालिया को जब मेरी प्रेगनेंसी का पता चलेगा तो वो चुप नहीं बैठेगा, पर आपकी मम्मा भी चुप रहने वाली नहीं है और जब बात आपकी हो तो मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। मेरे भाई को उसने मुझसे छीन लिया, अब आपको नहीं छीनने दूंगी। बोलते हुए उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। आरवी की नज़रें एकटक अपने पेट को देख रही थी। कुछ पल बाद आरवी ने गहरी सांस ली और खुद को शांत कर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आए और बेड पर लेटकर लाइट्स ऑफ कर दी। अगली सुबह राठौर मेंशन एपिसोड 40। कुछ पल बाद आरवी ने गहरी सांस ली और खुद को शांत कर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आए और बेड पर लेटकर लाइट्स ऑफ कर दी। अगली सुबह राठौर मेंशन में इस वक्त बहुत खुशी का माहौल बना हुआ था। सब लिविंग हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। वीरेन ने कॉफी टेबल पर रखा अपना कॉफी मग उठाते हुए कहा, अरे भाग्यवान, अब बस कल का इंतजार है। उसके बाद कोई झंझट नहीं रहेगा। सारी प्रॉपर्टी लीगली टिया के नाम हो जाएगी और उसके बाद सब कुछ हमारा हो जाएगा। किसी की फिक्र नहीं रहेगी। बोलते हुए उसने अपने बगल में सोफे पर बैठी शालिनी की तरह देखा। शालिनी के लब मुस्कुरा उठे वीरेन की बात सुनकर। उसने सामने बैठी टिया को देखा जिसके चेहरे की स्माइल आज जाए नहीं जा रही थी। उन तीनों के लिए ही कल तक वक्त लंबा होने वाला था। शालिनी मुस्कुराते हुए बोली, वो तो है, वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस आरवी से इतनी जल्दी हमारा पीछा छूट जाएगा। वो अपने आप यहाँ से चली जाएंगी, ये हमने हमारे सपने में भी नहीं सोचा था, पर कहते हैं ना, जो कभी नहीं सोचा होता है वो कभी कभी जो जाता है। बोलकर वो हल्का सा हंस दी और उसी के साथ टिया और वीरेन भी हंसने लगे। कुछ पल हंसने के बाद टिया एकदम से बोली, मॉम मैं चाहती हूँ कल की पार्टी में अशवालिया भी यहाँ आए। बोलते हुए उसने वीरेन और शालिनी की तरफ देखा। उसकी ये बात सुनकर वीरेन और शालिनी की स्माइल एकदम से गायब हो गई। उन दोनों ने कन्फ्यूजन से टिया को देखा जो कुटिल स्माइल करते हुए उन्हें ही देख रही थी। शालिनी कन्फ्यूजन से बोली, बेटा तुम उसे क्यों बुलाना चाहती हो और वो हमारी पार्टी में क्यों आएगा? तुम्हें पता है ना वो कितना बड़ा बिजनेसमैन है। हम सब उसके सामने कुछ भी नहीं है तो फिर वो क्यों ही हमारी पार्टी में आएगा? हाँ बेटा, अशवालिया को अगर हम बुलाते भी है पार्टी में तो भी वो क्यों ही आएगा? वीरेन ने शालिनी की बात में हाँ मिलाते हुए कहा। उन दोनों की बात सुनकर टिया सोच में पड़ गई। वो कुछ पल सोचकर बोली, वो आएगा, जरूर आएगा। अगर उसकी मॉम उससे बोलेगी तो उसे आना ही पड़ेगा। जहाँ तक मैं जानती हूँ वहाँ तक वो अपनी मॉम की बात को कभी नहीं टाल सकता है। अशवालिया पार्टी में आएगा तभी तो मैं अपने आगे के प्लान में कामयाब होगी। बोलते हुए उसके होंठों पर डेंजर स्माइल आ गई। पिछली बार तो तुम बच गए थे अश, पर इस बार तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? कल रात तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगी मैं। बस एक बार हमारे बीच रिलेशन बन जाए, उसके बाद तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा पाओगे। टिया ने मन ही मन सोचा और अचानक ही उसके फेस पर खतरनाक स्माइल आ गई। वो अश को अपने किसी मकसद के लिए पार्टी में बुलाना चाहती थी। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। हम अभी करते हैं अर्चना वालिया को कॉल। वीरेन ने अपना फोन निकलाते हुए कहा।
टिया ने धीरे से अपना सर हिला दिया। वीरेन ने अर्चना जी कॉल किया और उसके बाद वो बाहर गार्डन की तरफ चला गया। टिया जाते हुए वीरेन को कुछ पल देखती रही और फिर शालिनी को देखकर बोली, बी मॉम मैं चलती हूँ। कल के लिए शॉपिंग करनी है और मेकओवर भी करवाना है। आखिर कल मुझे सारी दुनिया देखेगी। बोलकर वो तिरछा मुस्कुरा दी और उठकर बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। अभी उसने 2 ही कदम रखे थे तभी उसे शालिनी की आवाज़ सुनाई दी, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में टिया? तुम ऐसे ही तो अशवालिया को नहीं बुलाने वाली हो। जरूर तुम्हारे माइंड में कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है ये जानना है मुझे। ये सुनते ही टिया के चलते कदम रुक गए। उसने हल्का सा सर घुमा शालिनी को देखा और सार्कास्टिकली बोली, राइट मॉम, बहुत कुछ चल रहा है मेरे माइंड में जो हम के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। क्या होगा ये आपको कल रात को पता चल जाएगा। बोलकर वो बिना शालिनी की आगे की कोई बात सुने सीधे बाहर चली गई। टिया गार्डन से होते हुए बाहर पार्किंग एरिया में जा रही थी तभी उसे वीरेन की आवाज़ सुनाई दी जो ऑन कॉल अर्चना जी से बोल रहा था, जी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप और आपका परिवार कल हमारी इस छोटी सी पार्टी में आकर इसकी शोभा बढ़ाएंगे। जमाई जी को अपने साथ जरूर लेकर आना, हमें आप सबका इंतजार रहेगा। ये सुनते ही टिया की स्माइल और गहरी हो गई। उसने एक नज़र वीरेन को देखा और फिर वहां से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ बेंगलुरु, दोपहर 1 बजे। आश इस वक्त कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा अपने सामने बैठे एम्प्लॉय को गुस्से से घूर रहा था। उसके हाथ में एक फाइल थी जिसके कुछ पेज खुले हुए थे। सारे एम्प्लॉय अपना सर झुकाए बैठे डर से कांप रहे थे। उनके चेहरे पर ठंडे पसीने की बूंदें चमक रही थी। आश ने एकदम से फाइल को टेबल पर पटकते हुए तेज आवाज में कहा, क्या चल रहा है ये सब? मैंने तुम सबको यहाँ किस लिए रखा है? जब तुम सबसे ढंग से काम नहीं होता तो जा सकते हो यहाँ से। निकलो, अभी के अभी निकलो यहाँ से, इससे पहले मेरी सटक जाए और मैं कुछ कर बैठूं तुम सबके साथ, उससे पहले निकल जाओ यहाँ से। बोलते हुए उसकी आवाज़ बेहद सर्द थी। अकाउंट की फाइल में 4 करोड़ की मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही थी जिसका हिसाब अश उन सबसे मांग रहा था, पर अकाउंट डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉय को नहीं पता था कि इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हुई। वे सब अपना काम अच्छे से करते थे। कोई एक था जिसने ये सब किया है। अब वो कौन था वो किसी को नहीं पता था। आश की तेज आवाज़ सुनकर सारे एम्प्लॉय जो पहले से काम रहे थे वे और ज्यादा डर गए। वे सब जल्दी से खड़े हुए और कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर भाग गए। तभी आश तेज आवाज में बोला, रोहित। ये नाम सुनते ही जा रहे सारे एम्प्लॉय में से एक एम्प्लॉय एकदम से रुक गया। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें चमकने लगी जो उसकी कनपटी से होते हुए नीचे की तरफ चली गई। आश तिरछा मुस्कुराते हुए सामने देख रहा था। वो एक बार फिर तेज आवाज में बोला, क्या तुमने सुना नहीं रोहित? मैंने तुम्हारा नाम लिया है सो तुम्हें यहाँ आना चाहिए। बोलते हुए उसकी स्माइल और गहरी हो गई। रोहित को कांपते देख सारे एम्प्लॉय हैरान रह गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रोहित क्यों कांप रहा है। कुछ एम्प्लॉय को शायद समझ आ चुका था। उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वे दया और सिंपैथी की नज़रों से रोहित को देख रहे थे। कुछ को उस पर गुस्सा भी आ रहा था तो कुछ एम्प्लॉय को बात ही नहीं समझ आ रही थी कि आखिर रोहित इतना काम क्यों रहा है। रोहित, तुम्हें सर बुला रहे हैं। तुम खुद चले जाओगे तो शायद तुम्हारे लिए आगे थोड़ा आसान हो, वरना अगर सर यहाँ आए तो। इतना बोल वो एम्प्लॉय चुप हो गया और रोहित को देखने लगा जो उसे ही देख रहा था। उस एम्प्लॉय ने आंखों से ही उसे अंदर जाने का इशारा किया। रोहित ने कुछ पल उस एम्प्लॉय को देखा और फिर कांपते हुए कॉन्फ्रेंस रूम में चला गया। आश चेयर के हेड रेस्ट से सर टिकाए आंखें बंद किए बैठा था। वो आंखें बंद किए हुए ही बोला, क्लोज द डोर। ये सुनते ही रोहित की सांसें हल्क में अटक गई। उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? क्लोज द डोर। आश ने आंखें खोल तेज आवाज में कहा। आश की तेज आवाज सुनते ही रोहित सर से पैर तक पूरा कांप गया। उसने जल्दी से डोर को अंदर से लॉक कर दिया और पीछे पलट आश को देखने लगा जिसने अपने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था और वो अजीब तरह से मुस्कुराते हुए उस चाकू को देख रहा था। रोहित घबराया हुआ सा आश को देख रहा था। तभी आश चेयर पर से उठा और रोहित की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, अकाउंट डिपार्टमेंट में जितनी भी हेरा फेरी हुई है वो सब तुमने की है, राइट? और इतना सब करने के बाद तुम्हें लगा तुम बच जाओगे अशवालिया से। यू नो वॉट, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ मैं, बट किसी का धोखा वो बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। बोलते हुए वो रोहित के सामने आकर खड़ा हो गया। रोहित कांपती हुई आवाज में बोला, सर मैंने कुछ नहीं किया। आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। अभी उसने इतना ही बोला था तभी आश ने एकदम से चाकू उसके गले पर रख दिया और चाकू से उसके गले पर प्रेशर देते हुए बोला,
रियली मुझे गलतफहमी हुई है या फिर तुम ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे हो। बोलते हुए उसने हल्का सा चाकू रोहित के गले पर प्रेस कर दिया। रोहित के गले से खून बहने लगा। वो दर्द में चीखने को होता है तभी अश ने वही साइड ड्रॉर में रखी कॉटन का बॉक्स उठाया और उससे कॉटन निकाल एकदम से रोहित के मुंह में ठूंस दिया। रोहित की चीख उसके मुंह में ही दब गई। वो उमम दबी हुई सी आवाजें निकाल रहा था। अश चाकू को खिसकाते हुए नीचे की तरफ लाने लगा। उसने चाकू की नोक को रोहित के सीने पर रखा और चाकू को अंदर की तरफ धंसाते हुए बोला, धोखा। इस नाम से ही सख्त नफरत है मुझे और तुमने तो चंद पैसों के लिए मुझे धोखा देने की कोशिश है। अब देखते हैं वो पैसे तुम्हें मुझसे बचा पाते ही या नहीं। बोलते हुए वो गुस्से से चाकू को रोहित के सीने में धंसा रहा था। रोहित दर्द से कांप रहा था। वो चीखना चाहता था पर उससे चीखा नहीं जा रहा था। वो छटपटाते हुए अश से छूटने की कोशिश कर रहा था पर वो जितनी कोशिश करता अश उसे उतना ही ज्यादा दर्द देता जा रहा था। तो दोस्तों आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।